अब सेंसेक्स में आज की गिरावट 0.25% की, निफ्टी भी लगभग उसी तरह से 400 अंक नीचे गिरा है। तो बाजार में कमजोरी है। और इस हफ्ते का अगर अभी तक का हिसाब देखें तो सोमवार को आप देखें काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था और काफ़ी नीचे तक भी गया था, जिसमें निफ्टी ने 23,700 के आसपास का निचला स्तर देख लिया और उसके बाद फिर अगले दिन वापसी हुई और फिर आज भारी गिरावट। तो बाजार एक दिन एक तरह की खबर पे प्रतिक्रिया देता है, अगले दिन दूसरी तरह की खबर आ जाती है, तीसरे दिन फिर पहले जैसी बुरी खबर लगने लगती है, अंदेशे लगने लगते हैं। ये हर दिन का ये उलटफेर चल रहा है। कहाँ जाके टिकना है बाजार को? राजीव जी, आज का जो गिरावट है इसका रीज़न मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि वॉर से ज़्यादा, वॉर तो चल ही रहा है, उसमें कोई ख़ास नया तो देखने को नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि आज वेंसडे है, आज हो गई हमारी 11 तारीख। 15 मार्च एडवांस टैक्स पेमेंट का लास्ट डेट है, जो संडे है। यानी मैक्सिमम मुझे लगता है लोग जो पे करने वाले होंगे वो सैटरडे तक करके ख़त्म करेंगे। तो आज अगर आप बेचेंगे तो शुक्रवार को आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो मुझे लगता है आज उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई होगी। जहाँ जहाँ प्रॉफिट होगा या जहाँ जहाँ इवन टैक्स हार्वेस्टिंग करनी होगी। तो क्योंकि जिस तरह का आज ओपनिंग था और उसके बाद की जो गिरावट बढ़ती रही है, लगता तो वैसा ही है। बाकी जब तक एक बारी ऊपर की चाल शुरू नहीं हो जाए, वो कहते हैं ना कि पहले बाजार गिरना बंद करे, तब फिर चलना शुरू करेगा। तो अब वही है कि एक बार गिरना बंद करे। आज का रीज़न तो मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2 दिन जिस तरह से चला है और जो हुआ है, और तो कोई ऐसा फैक्टर आया नहीं है जिसके कारण बोला जाए कि बाज़ार गिरा आज। वॉर का जहाँ तक है, वॉर तो पता है चल ही रहा है, ऑयल सेटल हो ही रहा है धीरे-धीरे। जब तक ऑयल में फिर से स्पाइक नहीं आता है, तो ऐसी कोई बाज़ार ने तो नेगेटिव फैक्टर किया ही हुआ है। देखते हैं फिर क्या है, जब तक एक बार शुरू नहीं हो जाए, कुछ रेजिस्टेंसेस नहीं निकल जाएँ, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज का रीज़न तो मुझे मोस्टली यही समझ में आता है, एडवांस टैक्स का, जो आज बेचने का रहेगा। जी। तो इसका मतलब है कि आज की गिरावट को आप ईरान अमेरिका के बीच क्या हो रहा है इन सब चीज़ों से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। सोमेश जी के साथ आज समस्या फिर से, उनका संपर्क दोबारा टूटता हुआ। चलिए, तो जब वो वापस आएंगे तो फिर बताएंगे कि हाँ, एडवांस टैक्स के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का उन्होंने कितना असर देखा है। क्योंकि मसला तो वही है कि हेडलाइंस वही है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ एडवांस टैक्स के कारण आज की ये इतनी बड़ी गिरावट है, उसने योगदान किया होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जो असर है, क्या हम उसे पूरी तरह से नकार सकते हैं या मान सकते हैं कि आज उतना बड़ा असर नहीं था? ये थोड़ा सा उनसे समझना पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का बैरोमीटर देखें तो वो कच्चे तेल का है और कच्चा तेल शांत है। तो इसका मतलब है कि हाँ, शोमेशी की जो बात है उसमें एक दम तो है कि आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों के चलते अगर बहुत ज़्यादा आज का दबाव होता तो फिर हमें कच्चे तेल में एक उछाल भी दिख रही होती। शोमेश, संपर्क टूटने से पहले मैं ये समझना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि एडवांस टैक्स के चलते आज का ये विशेष दबाव है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर आपकी बात सही दूसरी वजह से भी दिखती है कि अगर आप कॉस्पी को देखें तो कॉस्पी ने भी आज मजबूती दर्ज की है, वहाँ 1.5% के आसपास की बढ़त थी। जापान में निकेई है, वहाँ भी हमें वैसे ही 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो ये वो बाज़ार हैं जहाँ एडवांस टैक्स का असर नहीं होगा, ये भारत की अपनी घटना है। तो क्या इन्हीं वजहों से कि बाकी एशियाई बाज़ारों से आज हम अलग चले और कच्चे तेल के भाव में हमें वैसी कोई नरमी देखने को नहीं मिल रही है या बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है, वो शांत पड़ा हुआ है, तो इसलिए आज वैश्विक घटनाओं से अलग शुद्ध रूप से ये हमारा डोमेस्टिक फैक्टर था। हम जितनी माथाफोड़ी मैंने की, मुझे यही समझ में आया, क्योंकि और कोई रीज़न निकाल नहीं पाया। क्योंकि ये 15 मार्च वाले राहु केतु जब तक जाएंगे नहीं ना, तब तक कुछ सुधार होने वाला और दिखता नहीं है। और मुझे मोस्ट लाइकली लगता है आज हो गया होगा। तो रीज़न डोमेस्टिक ही लगता है आज का देख के।
जी। तो क्या ये माना जाए कि कल से ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे भारतीय बाजार के? भारतीय बाजार आज का गिरावट के बाद जी। हम अब 1-2 दिन थोड़ा देखेंगे ना राजीव जी, क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए आज इतना गिरा है, बुकिंग तो हुई होगी। अब इसके अगेंस्ट में कल कुछ मार्जिन कॉल वगैरह बनता है क्या? क्योंकि गिरावट बहुत ज़्यादा है ना, तो वो एक दूसरा रिलेटेड इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो कम से कम 1-2 दिन, ये हफ्ता तो वेट करना ही पड़ेगा, ये हफ्ता निकालने का वेट करना पड़ेगा टाइम वाइज़। जी। समस्या ये है सुमेश जी कि आजकल 1-2 दिन के अंदर ही बाजार में चाल इतनी बड़ी आ जाती है ऊपर या नीचे की, कि उसमें फिर 1-2 दिन के अंदर ही बड़े खेल हो जाते हैं। उसके लिए लेवल्स हम तो कर लेंगे, उस लेवल्स के जी। हिसाब से आइडिया लग जाएगा, लेकिन टाइम हाँ, वाइज़ ये 2 दिन का और खतरा रहेगा। 2 दिन अभी और खतरा है, यानी अगर कोई उठा-पटक बड़ी होनी है तो इन्हीं 2 दिन में होगी, उसके बाद नहीं होगी क्या? ट्रम्प साहब सो मोस्टली जाएँगे? लगता है ऐसे पिछले साल का भी पैटर्न यही था कि 15 मार्च के बाद चीज़ें सेटल डाउन हुई थी। तो जो जी। जैसे साइकिल होता है ना राजीव जी कि एक जनवरी के बाद एक हमारा सिक्लिकल ट्रेंड में मार्केट जाता है। जैसे अक्टूबर में नया हाई बना तो जनवरी में एक फ़ॉलो अप हाई बनता है और उसके बाद फिर सिक्लिकल नेगेटिव में चला जाता है। तो जनवरी के बाद इस बार तो जनवरी में वो भी नहीं हो पाया। तो सिक्लिकल नेगेटिव में गया और फिर बम फूटने लगा। तो ये सिक्लिकल नेगेटिव मार्च 15 तक कंटिन्यू करती है और उसके बाद फिर ठीक होती है। तो एक के बाद एक हम पैरामीटर ही इवैल्यूएट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि एक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिले। मुझे एक ही होप है इन सब के बीच कि अगर अर्निंग साइकिल भारत में ट्रिगर हो गया है, तो ये पॉजिटिव सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे वो लगता है, बिकॉज़ पूरे वॉर के बीच पूरे 1.5 साल सारे बाज़ार चले, हम नहीं चले। बिकॉज़ हमारे अर्निंग स्टैग्नेट हो गए थे। अगर अर्निंग साइकिल लगने वाला है, तो हमारे बाज़ार के लिए सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर अगर मैं देखूँ, तो मैं वही कंसीडर करूँगा। जी। तो अभी रणनीति क्या रहनी चाहिए फिर इस हफ्ते की? कौन से स्तरों पे नज़र रखना है, और अगर हमें कौन से स्तर देखने को मिले तो वहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचना है? कौन से स्तरों के टूटने का मतलब होगा कि कहीं कुछ दुनिया भर में ज़्यादा कुछ ही टूट-फूट रहा है? ट्रेडिंग के लिए तो पोजिशनल ट्रेड नहीं करें, क्योंकि पता नहीं है नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। क्योंकि अब इजिप्ट कहते हैं कि वो डीएस्केलेशन के लिए मीडिएट करना चाहेंगे। एक समय आएगा कि ट्रम्प या इज़राइल भी हो सकता है कि थोड़ा डेस्परेट हो जाए कि कोई तो पहल करे कि मीडिएट कराए। अगर एक समय तक बहुत ज़्यादा खिंच गया तो, क्योंकि उनके लिए भी नुकसान है। और ईरान इस तरह लड़ रहा है कि अब जब हम खत्म ही हो जाएँगे तो हम लड़ ही लेते हैं पूरा। उनको ख़त्म होने से कोई ज़्यादा ऐतराज़ तो नहीं लग रहा मुझे। और आज के जो स्टेटमेंट्स हैं कि जैसा जी। मैंने न्यूज़ में सुना कि अब वो लोग जो उनके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं और जो भी हैं सर्वर्स वग़ैरह हैं, उनको टारगेट करेंगे, वहाँ पे हिट करेंगे। ये चीज़ वो तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और ट्रम्प और जी। इज़राइल उनको मार रहे हैं। तो इस बीच में ट्रेड तो या तो ना करें, और करने का इतना ही मन है तो इंट्राडे करें, हालाँकि मैं तो फिर भी कहूँ कि ना करें। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, बॉटम तो मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मैं 1300 का भी, मैं कंज़र्वेटिव जा रहा हूँ राजीव जी, कि 1300 का भी अगर मैं एफवाई 27 का निफ्टी का ईपीएस लेके चलता हूँ, तो 18 टाइम्स भी अगर मैंने लिया तो 23,400। 18 टाइम्स पे मोस्टली बाज़ार में इन्वेस्टेड रहना उतना नेगेटिव काम नहीं करता है। अगर एकदम स्ट्रेस केस लेना होता है, तो मैं लेता हूँ 1300 इंटू 17 टाइम्स, जो कि 22,000 है। तो ये स्ट्रेस्ड सिनेरियो है कि अगर एकदम ही खराब हो जाएगा, तो 1 ईयर फॉरवर्ड 17 टाइम्स, लेकिन 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड में तो इश्यू नहीं होता है ज़्यादा इन्वेस्टेड रहने में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट ये फेयर 23,500 के आसपास लगता है कि इन्वेस्टेड रहने में ज़्यादा इशू नहीं होगा। टेक्निकली तो सभी आके एक नया लेवल दे देंगे, एक लेवल टूटेगा, एक नया दे देंगे कि अब स्ट्रक्चर खत्म हो गया, 22,000 का लेवल है। लेवल सब पॉसिबल है, लेकिन जब भी बाजार गिरता है, तो सैनिटी किस वैल्यूएशन पे आ सकती है वो देखा जाता है। तो मुझे लगता है 23,500 के अराउंड सैनिटी, वैल्यूएशन में सैनिटी आ जानी चाहिए। और अगर एकदम स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर हमको 22,000 के हिसाब से काम करना चाहिए। तो उसके हिसाब से जिसको भी इन्वेस्टमेंट प्लान करना है वो करे।
मैं 23,500 पे कंफर्टेबल हूँ इन्वेस्टेड रह के, टाइम फ्रेम में बढ़ाऊंगा। जी। अब यहाँ पर अगर मिड कैप को देखें तो वहाँ आज की कमजोरी थी 1.25% के आसपास की, और अगर आप स्मॉल कैप को देखें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। यहाँ पे गिरावट जो है वो सिर्फ लगभग 1/3% के आसपास की कमजोरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं इस थी। इसका ये मामला स्मॉल देखना है कैप तो में। इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे जी। चार्ट जब करेंगे ना तो आपको मामला ज़्यादा समझ में आएगा इसमें। देखिए स्मॉल कैप का स्मॉल कैप मिड कैप दोनों का 15 मिनट ये 1 लीजिए। घंटे किसी का भी चार्ट लगा लीजिए। ओके। ओके। अब ये आप अगर खाली इसका ओपनिंग देखिएगा, ओपनिंग बहुत जी, तगड़ी रही है बिल्कुल। और उसके बाद और उसके बाद कंटिन्यूअस दोपहर बुकिंग तक चली काफ़ी है अच्छा चला। ये स्मॉल और कैप का उसके चार्ट है। बाद पूरी बुकिंग आई है। जी, तो यही जब डिकोड कर रहा था, और अभी हम बैंक वाले पे भी बात करेंगे, तो ये पैटर्न ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि आज पैसा निकाला गया है, क्योंकि जो भी पैसा निकलेगा यहाँ से फिर एडवांस टैक्स का पेमेंट जाएगा। पैटर्न यही बता रहा है, अदरवाइज जिस तरह की ओपनिंग थी इसको तो अच्छी ओपनिंग लेके चलते थे। जी। बिल्कुल, साथ में अगर आप यही चीज़ देखें लार्ज कैप में भी, ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट में भी हमें वही दिखता है कि दोपहर तक तो कहानी ठीक चल रही थी। दोपहर के बाद अचानक से ये प्रॉफ़िट बुकिंग आई है, या जो भी असर आया है बिकवाली का दबाव, वो यहीं पर नज़र आया है। और आप कह रहे हैं कि बैंकिंग को भी साथ में देख लिया जाए, जो 2% आज नीचे गिरा है, 2% से ज़्यादा ही, वहाँ भी सब जगह आपको चौतरफा यही दिख रहा है कि दोपहर बाद से आपको यहाँ पर दबाव नज़र आया है। लेकिन लेकिन जिस तरह से ओपन हुआ है, ये सारे इंडेक्स का ओपनिंग अलग-अलग है। जो आपका बैंक है और निफ्टी है, ये फ्लैट और वीक ओपन ही हुआ है। लेकिन जो मिड और स्मॉल कैप है, उसकी ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जी। बाद में प्रॉब्लम आई है। हाँ, लेकिन जैसे शुरुआत तो यहाँ आज की यहाँ ऊपर हुई है, असल में गैप अप कल हुआ था। हुँ। तो आज लगातार आप देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव सुबह से लगातार बना हुआ है। हाँ, सही बात है। तो आज रीज़न मुझे यही लगा, बाकी 1-2 दिन समझते हैं। 15 मार्च तक ख़ासकर यही है कि वेट एंड वॉच में रहना पड़ेगा। और जी। दूसरा, हाँ, एक सॉरी मैं एक जो आधा समझ रहा लेवल था तो कि निकाल दोपहर के बाद, सॉरी मैं जो दोपहर बाद समझ रहा था, असल में वो आज सुबह ही सबसे ऊपरी स्तरों पर रहा और वहाँ से लगातार ये दबाव हमें यहाँ पर मिड कैप में भी देखने को मिला है, और वही चीज़ हमें स्मॉल कैप में भी देखने को मिली है। ये सुबह-सुबह यहाँ शुरुआत हुई है और वहाँ से लगातार ये नीचे गया है। हुँ। तो वही रीड कर रहा हूँ मैं, बाकी 2 दिन और है, जी, उसको वॉच करते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, लेकिन वेट एंड वॉच के बीच में एक्शन पॉइंट्स मिस ना हो जाएँ, इसके लिए क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल है, उसमें भी ध्यान रख सकते हैं। आज का आप डेली कैंडल में निफ्टी का जाइए। जी, अब निफ्टी आपका की डेली डेली कैंडल का कैंडल आ क्लोज़ गई। देखिए, कल के जी। क्लोज़ से ऑलमोस्ट मैच कर जाता है। अ, आज का क्लोज़ नहीं, कैसे आज तो कल के क्लोज़ से कहाँ मैच कर रहा है? आज का क्लोज़ है 23,866। सॉरी, बिल्कुल। कल का ओपन, आई एम सॉरी, कल के ओपन से आज का क्लोज़ मैच कर जाता है। अ, ओके, ठीक है। नहीं, नहीं, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल नहीं, उसके पहले का कैंडल क्या है, वो 9th मार्च वाला, मंडे का। हाँ, हाँ, मैं वही तब से सोच रहा हूँ कि कुछ तो तो ठीक नहीं है। जी, हाँ, अभी ये क्या है ना कि ये अगर इसके नीचे, ओपन के नीचे अगर जाता है, तो आई थिंक फिर जी। और वीकनेस बढ़ जाएगी। मतलब 23,870 के आसपास का स्तर है, 850 मान लीजिए मोटा-मोटी, उसके नीचे जाने पे दिक्कत बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी। लेकिन कितनी हो जाएगी? अगर आप कह रहे हैं कि भई 23,400 के आसपास बहुत फेयर वैल्यू है 18 पी का, 17 पी भी ले जाएँ तो 22,000 पे होता है। तो 17 पी पे रखें, 18 पी पे रखें, 22,000 रखें, 23,400 रखें, जो भी स्तर रखें, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं नहीं। तो जिसको 5 साल का पैसा लगाना है, वो इन स्तरों पर लगाना शुरू करे या एकमुश्त लगा दे, क्या करे? देखिए,
अभी हमारे पास ऐसा कोई सैक्रोसेंट लेवल नहीं है 22,000 के पहले जो हमको टेक्निकली सेटिस्फाई कर पाए। एक जी 23,800 के आसपास बनता है, 23,800 के आसपास बनता है लेवल। उसके बाद सीधा 23,200 300 के रेंज में बनता है, अगर लेवल से बात किया जाए तो। तो निफ्टी के 2 ही सपोर्ट लेवल बनते हैं, अराउंड 23,700 750 के नीचे का क्लोज़ एक सपोर्ट, और दूसरा 23,200 लेवल से ही बनते हैं। लेकिन मैंने अभी तक हमेशा यही ऑब्ज़र्व किया है, जब मार्केट गिरता है और इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन में गिरता है, तो लेवल्स सिर्फ़ नंबर्स के अलावा कुछ नहीं हो जाते हैं बात करने के लिए। हमको अपने लेवल, अपनी जगह आइडेंटिफ़ाई करनी होती है और इन्वेस्ट करके छोड़ देना होता है और वेट करना होता है। उसके नीचे भी 10% गया तो भी वेट करना होता है, क्योंकि वो जी जस्टिफाई वैल्यूएशन वाइज़ नहीं रहेगा कि वो सस्टेन कर जाएगा लेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल 23,400 300 के नीचे चला जाएगा क्या? जा सकता है। सस्टेन होगा क्या? मेरा आंसर होगा नहीं। तो 17 इसीलिए ना टाइम्स। पूछ रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे खरीदारी शुरू कर देनी है, हाँ, मैंने हम तो फुल्ली इन्वेस्टेड बड़े हैं स्तर पे और या यहाँ पे खरीदारी शुरू छोटे-छोटे कर टुकड़ों सकते में? हैं। बड़े स्तर पे या छोटे-छोटे टुकड़ों में? अपनी-अपनी इच्छा, लेकिन 50% तो इन्वेस्ट करके रखना ही चाहिए। अब मतलब डिपेंड ये करता है कि स्तर है टाइम जहाँ फ्रेम पे क्या लेते हैं। आपका जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है, जितना पैसा आप हाथ में रखे हुए हैं लगाने के लिए, उसमें से कम आधा पैसा इस समय बाज़ार में आपका लग जाना चाहिए। लग जाना चाहिए। जी, ठीक है। तो ये एक वो कम्फ़र्ट वाली स्थिति है जहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज़ से वो जगह आ चुकी है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं। और ध्यान रखिए कि बाज़ार में जब भी वैल्यूएशन के लिहाज़ से वैसे स्तर मिलते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, वहाँ पर बाज़ार में डर का और असमंजस का बहुत ज़्यादा ज़ोर रहता है। कभी भी आपको अच्छे भाव और अच्छा माहौल दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। जब भी आपको अच्छे भाव मिलते हैं, तो वो इसी तरह की बहुत डराने वाली स्थितियों के बीच में मिलते हैं। इस चीज़ को समझ करके अपना फैसला करना चाहिए, अपनी रणनीति बनानी चाहिए। अब बैंकिंग के लिए आपने ज़िक्र किया, लेकिन बैंकिंग में निफ्टी बैंक में किन स्तरों का ध्यान रखना है अगले 2 दिनों के बीच में? ठीक है। एक और निफ्टी पे डेटा है, वो भी बता देता हूँ। ज़रूर। तो अभी का आपका ट्रेलिंग पीई करीब 21.2 का है। ओके। ट्रेलिंग इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत डिस्कशन डिबेट हो सकता है कि आगे का पी ईपीएस खराब हो सकता है, गैस नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, सब हो सकता है। तो एक और डेटा था मेरे स्टडी में, वो भी बता देता हूँ। अभी आपका 21.2 टाइम्स निफ्टी ट्रेलिंग पी है। ओवर 5 इयर्स या 10 इयर्स अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये 20 टाइम्स के आसपास से बाउंस हो जाता है, जो कि लास्ट ईयर भी हुआ था, जो कि 23 में भी हुआ था, जो हर जगह हर बार 22 में भी हुआ था। तो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 21.2 टाइम्स से अगर मैं 20 की तरफ बढ़ता हूँ, तो करीब 5.5% की और मैक्सिमम डाउनसाइड दिखाई देती है। तो साढ़े अभी का हमारा निफ्टी का क्लोज हो गया 23,867, मान लीजिए 23,900। ओके, माइनस 5.5%। तो ये भी आपको 22,500 बताता है। तो कहने का मतलब ये है राजीव जी कि आज कल परसों मुझे नहीं पता, बट 23,500 से लेके 22,000, इससे ज़्यादा खराब तो सिचुएशन नहीं होना चाहिए अगर 1300 का ईपीएस में लेके चलो, अगर मैं इवन 20 टाइम्स का ट्रेलिंग पीई लेके चलो। लेकिन 20 टाइम्स का ट्रेलिंग पीई लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा, वापस भी 21 22 आ जाएगा, क्योंकि ग्रोथ ट्रिगर जी, ईपीएस में हो गया तो तुरंत वापस आ जाएगा। बिल्कुल। और अब बैंक पर आ जाते हैं। बैंक में कौन से स्तर ध्यान रखने हैं हमें अगले 2 दिनों में, उसके बाद तो साप्ताहिक चर्चा में फिर से मिलेंगे ही। हम्म, अच्छा जी। तो बैंक के लेवल्स, डाउनसाइड के लेवल्स तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। ओके, क्योंकि डाउनसाइड में ऐसा है कि मान लेते हैं 2 दिन हमारे पास है, इंट्राडे वोलेटिलिटी आ सकती है। लेकिन 2 और दिन किसी भी तरह अगर बैंक मैनेज कर लेता है 20 56,600 700 के ऊपर का क्लोज,
खाली और 2 दिन, तब भी होप बाकी रहेगा। अब सवाल है कि होप बाकी रहेगा, अपसाइड, अपसाइड के लिए अगले हफ्ते से बैंक को 57,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करना पड़ेगा। इन दैट केस हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट लेवल हो जाएगा जो लो है 55 टू 70 का, या 55,000 जो भी रहे, और अपसाइड की फिर प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब 55,000 रिस्क जोन, रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट, और 57,000 के ऊपर एक आइडिया लगने लगेगा कि अब यहाँ से शायद रिकवरी आनी शुरू होगी बैंक में। उसके पहले रिकवरी के चांसेस नहीं है, ऐसा बैंक का है। जी। और अब आईटी क्षेत्र की बात करें, आज यहाँ भी हमें 1.25% के आसपास का नुकसान देखने को मिला। तो यहाँ पर अब क्या रणनीति है? क्या ये कहीं पर अपना एक बॉटम बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, या अभी वो निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी? तो फॉर वंस लग रहा है, सस्टेन करना नहीं, मतलब वो रोक लेगा, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 30,000 के पास, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि 30,000 के पास से ज़्यादा डाउनसाइड एक बार में नहीं आएगी। दो, आप किसी भी पैरामीटर पे देखेंगे तो 26,000 का डाउनसाइड टारगेट मिल जाएगा, है ना? लेकिन 30,000 से इतना ओवरसोल्ड है कि एक बार में टूटने के चांस नहीं बनते हैं इसके। रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल बड़ा हो सकता है और फिर गिरावट हो सकती है। वो एक-एक लेवल अलग-अलग देखेंगे, लेकिन ये जो बॉटम बन रहा है, 30-29,000 के रेंज में बन रहा है, मतलब 29,500 30,000 के रेंज में बन रहा है। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी क्या? आनी चाहिए। कितने के ऊपर आएगी? पहला तो हमको यही मानना होगा कि लोअर हाई का जो एक बार नेगेट करे तो शॉर्ट कवरिंग आए। तो लोअर हाई एक्चुअली नेगेट होता है 31,400 या 500 के ऊपर में। तो उसके ऊपर में इसमें शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। लेकिन फिर क्या है कि मेन शॉर्ट कवरिंग इसकी 32,000 के ऊपर बढ़ेगी। तो ये जो रेंज है 31,500, इसके ऊपर में 500 पॉइंट तक की और शॉर्ट कवरिंग, और 32,000 पे मेन इवैल्यूएशन की शॉर्ट कवरिंग कितनी और हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, लेकिन किस दिन? जिस दिन ट्रिगर पॉइंट मिल जाए, और ये भी हो सकता है नेक्स्ट वीक से ही शुरू हो।